जय हिंद साथियों। आपके सामने है 15 और 16 दिसंबर 2023 के डेली करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज। तो पहला एमसीक्यू है साथियों आपके सामने, व्हाट परसेंटेज रिडक्शन इन कूलिंग रिलेटेड एमिशंस डस ग्लोबल कूलिंग प्लेज लॉन्च्ड एट COP28 एम टू अचीव बाय 2050 कंपेयर टू 2022 लेवल्स। ठीक है, तो आपको ये बताना है जो इम्पोर्टेंट ग्लोबल कूलिंग प्लेज लॉन्च हुई है COP28 में। हम लोग ने पुराने वाले करंट अफेयर्स में देखा था कि COP28 में UAE कंसेंसस जो है अडॉप्ट की गई थी। ठीक है, UAE कंसेंसस। हम लोग ने इसके बारे में क्या देखा था साथियों? हम लोग ने इसके बारे में देखा था कि हमने आपको बताया था फ्यूल्स। ठीक है, हमने आपको याद कराया था FUELS। ठीक है, फ्यूल्स में 5 लेटर थे। तो हमने देखा था कि 2050 तक जो है फ्यूल का नेट ज़ीरो एमिशन करना है ना। ये हम लोग ने देखा था ट्रिक के माध्यम से पुराने करंट अफेयर्स में। और क्या देखा था? और हम लोग ने रेन्यूएबल्स देखा था। रेन्यूएबल्स में हमने क्या बताया था आपको? रेन्यूएबल होती है सन। ठीक है, सन में आते हैं 3 लेटर। ठीक है, सन में आते हैं 3 लेटर। ठीक है, तो ये ट्रिपल करना है, जो रेन्यूएबल एनर्जी है उसको ट्रिपल करना है बाय 2030। ठीक है, ट्रिपल कैसे याद रखा था हम लोग ने? क्योंकि सन में 3 लेटर है तो ट्रिपल रेन्यूएबल एनर्जी को करना है कब तक? 2030 तक। ठीक है, और हम लोग ने एक चीज़ और क्या देखी थी? एनर्जी एफिशिएंसी को हम लोग ने देखा था डबल ई। ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी, तो इसमें 2 वर्ड थे तो इसको डबल करना था, इसको डबल करना था बाय 2030। ये हम लोग ने कल वाली करंट अफेयर्स में देखा था। UAE कंसेंसस में जो जो चीज़ें वहाँ पे अडॉप्ट की गई थी। ठीक है, हम लोग ने देखा था फॉसिल फ्यूल्स के जो एमिशंस थे उनको रिड्यूस करना है, उनको नेट ज़ीरो करना है बाय 2050। तो फ्यूल्स के 5 लेटर थे, तो 5 से हमने याद रखा था 2050। ठीक है, 5 से 50 मतलब 2050। रिन्यूएबल एनर्जी का क्या देखा था हम लोग ने? तो रिन्यूएबल एनर्जी से हमने आपको याद कराया था कि SUN, सन याद रखिएगा। सन सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है। सन से है, सन में है 3 लेटर। तो जो रिन्यूएबल एनर्जी को ट्रिपल करना है, ठीक है, 3 टाइम्स करना है बाई 2030, और एनर्जी एफिशिएंसी को डबल करना है बाई 2030। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये सब चीज़ें याद होंगी। नहीं अगर आपको पता है इन सब चीज़ों के बारे में तो आप हमारे पुराने करंट अफेयर्स की वीडियोस देख लीजिए, कल के परसों के, वो उसमें ये सारी चीज़ें बात की गई हैं। ठीक है, और साथियों यहाँ पे क्या पूछा है? यहाँ पे पूछा है कि ग्लोबल कूलिंग प्लेज के अनुसार जो कि COP28 में लॉन्च हुआ है। ठीक है, COP28 कहाँ हो रहा है? तो दुबई में हो रहा है, UAE दुबई में हो रहा है। तो आपको ये बताना है कि ग्लोबल कूलिंग प्लेज में कितना परसेंट कूलिंग रिडक्शन की बात कही गई है बाय 2050। ठीक है, 2050 तक ग्लोबल कूलिंग प्लेज के अनुसार कूलिंग रिलेटेड जो एमिशंस होंगे उनको कितना कम करने की बात कही गई है कंपेयर टू 2022 लेवल्स। ठीक है, यहाँ पे 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट देखिएगा ध्यान से कि 2022 के लेवल से पूछा है और कब तक करना है? बाई 2050 तक। ठीक है, तो आपको बताना है कितना परसेंटेज कम करना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है 58%, सेकेंड ऑप्शन है 68%, थर्ड ऑप्शन है 78%, और लास्ट ऑप्शन है आपके सामने 28%। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है 68%। ठीक है, 68%। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे ग्लोबल कूलिंग प्लेज को? तो याद रखिएगा COP28 में लॉन्च हुआ है ना ग्लोबल कूलिंग प्लेज। ठीक है, COP28 में याद हुआ है तो 8 का यही याद रखिएगा, 8 का यही याद रख लीजिएगा, और 8 माइनस टू 66, 8 माइनस टू 6, तो 68% जो है ग्लोबल कूलिंग प्लेज में जो है डिसाइड किया गया है, अडॉप्ट किया गया है कूलिंग रिलेटेड एमिशंस को कम करने के लिए। ठीक है, कब तक कम करना है? तो बाई 2050 तक कम करना है। कौन से लेवल से? तो बाई 2022 के लेवल से। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आपको कंफ्यूज करने के लिए ये बोल सकते हैं कि 2005 के लेवल से कि 2020 के लेवल से, तो आपको ध्यान देना है कि 2022 के लेवल से कब तक करना है? 2050 तक करना है। और कितना करना है? तो COP28 में ग्लोबल कूलिंग प्लेज लॉन्च हुआ था, COP28। ठीक है, तो 8, सॉरी ये 8 है। ठीक है, 8 आपको याद रखना, 8। ठीक है, 8 ये हो गया, और 8 माइनस टू 6, तो 68%। ठीक है, आप ऐसे ट्रिक से याद कर लेंगे, नहीं तो आप 2-3 बार अगर एग्जाम से पहले वैसे भी रिवाइज करके जाएंगे तो आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, ओवर 60 कंट्रीज साइंड ग्लोबल कूलिंग प्लेज, अ न्यू इनिशिएटिव लॉन्च एट COP28 टू रिड्यूस कूलिंग रिलेटेड एमिशंस ग्लोबली बाय एटलीस्ट 68% बाय 2050 कंपेयर टू 2022 लेवल्स। ठीक है, 68% कब तक कम करना है? 2050 तक कम करना है। किस लेवल से? तो 2022 लेवल से। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी। ये COP28 वाली ट्रिक समझ में आई होगी। 8 को ऐसे ही कॉपी कर लेना है, 8 माइनस टू होता है 6, तो
68% तक का कूलिंग प्लेज कम करना है। कब तक कम करना है? 2050 तक कम करना है, ठीक है, 2050 तक कम करना है। कौन से लेवल से? तो 2022 लेवल से, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रिलेटेड। तो आपको बताना है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा किसी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर, किसी ब्यूरोक्रेट को चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन बनाने का, ठीक है। नया बिल पास हुआ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रिलेटेड, तो उसी के संदर्भ में आपसे ये क्वेश्चन है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा फॉर इंडिविजुअल्स टू बी कंसिडर्ड फॉर द पोजीशंस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर बनने के लिए इंडिविजुअल में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है सर्विंग एज चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, क्या वो चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पे सर्व करते करते उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जा सकता है। सेकेंड ऑप्शन है होल्डिंग और हैविंग हेल्ड अ पोस्ट इक्वलेंट टू सेक्रेटरी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी के पोस्ट पे रहे हों या होल्ड करते हों। थर्ड ऑप्शन है उनके पास लीगल बैकग्राउंड होना चाहिए। और लास्ट ऑप्शन है बीइंग अ करियर ब्यूरोक्रेट विद 20 ईयर्स ऑफ गवर्नमेंट सर्विस, क्या वो करियर ब्यूरोक्रेट हो विद 20 ईयर्स ऑफ गवर्नमेंट सर्विस। तो 20 साल की सरकारी नौकरी में कोई भी करियर ब्यूरोक्रेट हो, क्या उसे कंसिडर किया जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाने के लिए, आपका क्वेश्चन यही है। तो साथियों इसका सही आंसर है, अगर आप सोच रहे हैं डी ऑप्शन है तो बिल्कुल गलत है, सही ऑप्शन है बी, ठीक है। कोई भी ऑफिसर होगा या कोई भी ऐसा इंडिविजुअल होगा जो कि सेक्रेटरी या उसके एनालॉगस पोजीशन होल्ड कर रहा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट में या होल्ड की होगी कभी पास्ट में, तो वो एलिजिबल हो जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रिलेटेड और क्या क्या बातें हैं यहाँ पे। तो राज्यसभा में अभी रिसेंटली पास हुआ था चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफिस अपॉइंटमेंट बिल, ठीक है। तो यहाँ ये बिल है किसकी बात करता है, तो ये अपॉइंटमेंट की बात करता है, ये कंडीशंस ऑफ सर्विस की बात करता है और ये टर्म ऑफ ऑफिस की बात करता है, ठीक है। कैसे अपॉइंटमेंट होगा, क्या सर्विस कंडीशंस होंगी और टर्म ऑफ ऑफिस कितने दिन तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ऑफिस में रखा जाएगा या रहेंगे वो, ये सब सारी बातें हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट प्रोसेस क्या है देख लेते हैं। तो ये पता ही होगा आपको कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो दे विल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति महोदय हैं जो हमारे, वो द्रौपदी मुर्मू जी, वो अपॉइंट करेंगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और इलेक्शन कमिश्नर्स को, ठीक है। लेकिन वो सिलेक्शन कमेटी के बेसिस पे अपॉइंट करेंगी, ठीक है। अब सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होगा, तो प्राइम मिनिस्टर साहब होंगे, एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर कोई होगा और लीडर ऑफ ऑपोजिशन और लीडर ऑफ द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी इन लोकसभा, ठीक है, लोकसभा में होगा, ठीक है। जो क्या कौन कौन से होंगे, एक तो पीएम साहब होंगे प्लस कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर कोई भी हो सकता है, कैबिनेट मिनिस्टर प्लस कोई भी ऐसा इंसान हो जो भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा लोकसभा का, ठीक है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो लोकसभा में होगा ना कि राज्यसभा में होगा, ठीक है। तो ये मिलके क्या बनाएंगे, ये सिलेक्शन कमेटी होगी, ठीक है। ये सिलेक्शन कमेटी होगी, ये नाम सिलेक्ट करके किसको भेजेगी, प्रेसिडेंट साहब को भेजेगी और प्रेसिडेंट साहब जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करेंगे, ठीक है। अब सिलेक्शन कमेटी किसको चुनेगी, आपको ये कैसे पता है, तो सिलेक्शन कमेटी सर्च कमेटी के बेसिस पे इसको चुनाव करेगी, ठीक है। सर्च कमेटी के जो होंगे हेड होंगे कैबिनेट सेक्रेटरी होगा, ठीक है। कैबिनेट सेक्रेटरी साहब जो है सर्च कमेटी को जो कि सर्च कमेटी के हेड होंगे वो करेंगे पैनल ऑफ नेम्स, ठीक है। वो प्रपोज करेंगे पैनल ऑफ नेम्स, बताएंगे सर्च कमेटी को, उन्हीं का जो है आगे इंटरव्यू होगा या जो भी होगा आगे प्रोसेस, तो सिलेक्शन कमेटी के पास इनके नाम जाएंगे, ठीक है। पहले सर्च कमेटी होगी, यहाँ पे सर्च कमेटी होगी, ठीक है। ये सर्च कमेटी होगी, इसको कौन हेड करेगा, तो कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करेंगे, ठीक है। मान लीजिए इनके पास पांच नाम है पैनल के पूरे, ठीक है। 5 नाम है इनमें, इनके पास एक पूरी लिस्ट है, इनमें 5 नाम है जो कि एलिजिबल है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर बनने के लिए, ठीक है। तो ये 5 नाम फाइनलाइज करके ये सिलेक्शन कमेटी को भेजेंगे। सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन है, प्राइम मिनिस्टर साहब है, कैबिनेट मिनिस्टर साहब है और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा है, ठीक है। ये चुन के इन 5 लोगों में से किसी एक को चुन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर पद के लिए किसको भेजेंगे, प्रेसिडेंट साहब को भेजेंगे। तो प्रेसिडेंट साहब जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करेंगे और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है। और वो कौन होंगे,
उनकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, तो वो इक्वेलेंट टू पोस्ट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जो भी पोजीशन होल्ड किए हो वो इक्वेलेंट होनी चाहिए सेक्रेटरी टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सेक्रेटरी टू सेंट्रल गवर्नमेंट वो इक्वेलेंट पोस्ट होनी चाहिए, तभी उनको चीफ इलेक्शन कमीशन के लिए कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। कुछ और बातें हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और इलेक्शन कमिश्नर्स के बारे में, ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पे आप ये याद रखिएगा बस कि पहले सर्च कमेटी होगी, ठीक है। सर्च कमेटी को कौन हेड करेगा, कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करेंगे। ये ढूंढ के लाएंगे किसको किसको बनाना है, कौन कौन योग्यता है, किसके किसके अंदर योग्यता है कि वो चीफ इलेक्शन कमीशन बनेगा। मान लिया 5 लोग इनको मिल गए सर्च कमेटी को, सर्च कमेटी भेजेगी सिलेक्शन कमेटी को, सिलेक्शन कमेटी जो है 5 लोगों के नाम पे देखेंगी और किसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना है और किसको इलेक्शन कमिश्नर बनाना है ये वो खुद डिसाइड करेंगे, ठीक है। सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन लोग हैं, पीएम है, कैबिनेट मिनिस्टर है और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा है, ठीक है। ये बताएंगे किसको, ये बताएंगे प्रेसिडेंट साहब को, प्रेसिडेंट साहब जो है अपॉइंट करेंगे, ठीक है। और इनकी योग्यता क्या होगी, ये वही लोग होंगे जो कि ऐसी पोजीशन होल्ड किए होंगे जो कि इक्विवेलेंट होगी किसके, सेक्रेटरी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है। सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ये जो भी पोजीशन होल्ड किए होंगे, अभी पोस्ट होल्ड कर रहे होंगे या पास्ट में होल्ड किए होंगे, वही लोग एलिजिबल होंगे, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने इसी से रिलेटेड। तो विच लेजिस्लेशन डज चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल 2023 रिप्लेस। तो ये जो नया बिल आया है या नया जो एक्ट आने वाला है, लेजिस्लेशन आया है, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर की बात करता है ना, अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ टर्म और कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस की। तो वो कौन से बिल को रिप्लेस करके ये नया बिल लाया गया है, कौन से एक्ट को वो रिप्लेस करेगा, आपको ये बताना है जो नया बिल आया है, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं इलेक्शन कमीशन एक्ट 1950, सेकंड ऑप्शन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, थर्ड ऑप्शन है इलेक्शन कमीशन कंडीशंस ऑफ सर्विस, इलेक्शन कमीशन एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991 और लास्ट ऑप्शन है आपके पास चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 1985। तो इन चारों में से किस एक्ट को वो रिप्लेस करेगा जो नया बिल आया है, जिसके बारे में हम लोग ने अभी पीछे पुरानी वाली स्लाइड में बात की है। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जो नया बिल आया है वो इलेक्शन कमीशन कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991 को रिप्लेस करेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा किसको करेगा, 1991 को रिप्लेस करेगा, कौन, ये वाला चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल 2023, ठीक है। ये किसको रिप्लेस करेगा, देखिए यहाँ पे लिखा है ये 1991 वाले को रिप्लेस करेगा, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक और क्वेश्चन आया है इसी बिल से रिलेटेड। ये बिल हम लोग पूरा अच्छी तरीके से देख लेंगे ताकि इस बिल से कुछ भी रिलेटेड हमसे पूछा जाए तो हम लोग डेफिनेटली एकदम एक्यूरेसी से सवाल कर पाएँ, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज़ द बेसिस फॉर डिटर्मिनिंग द सैलरी एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस फॉर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स अंडर द न्यू बिल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की जो सैलरी को डिटर्मिन किया जाएगा और कंडीशंस ऑफ सर्विस को डिटर्मिन किया जाएगा वो किस बेसिस पे होगा, आपको ये बताना है, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है सैलरी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्या जो उनकी सैलरी होगी वो सैलरी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बराबर हो जाएगी। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास, नेक्स्ट ऑप्शन है सैलरी ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज, क्या उनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और इलेक्शन कमिश्नर्स की जो सैलरी होगी वो सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और लास्ट ऑप्शन है आपके सामने सैलरी ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी। तो इन चारों में से जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की सैलरी है वो किसके बराबर हो जाएगी, किसके बेसिस पे हो जाएगी, आपको ये बताना था। आपके ऑप्शन से आपने देख लिया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट जज, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और कैबिनेट सेक्रेटरी। तो साथियों इसका सही आंसर है सैलरी ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो सैलरी होगी और इलेक्शन कमिश्नर्स की सैलरी होगी वो कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर हो जाएगी, ठीक है। ये पहले 1991 वाले एक्ट में इट वाज इक्विवेलेंट टू सैलरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है। तो ये चेंज किया गया है, ये ध्यान दीजिएगा। क्या चेंज किया गया है, पहले जो 1991 वाला एक्ट था जिसके बारे में हम लोग ने अभी पुरानी स्लाइड में बात की है कि वो रिप्लेस किया जा रहा है, तो उसमें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और इलेक्शन कमिश्नर्स की सैलरी थी वो सुप्रीम कोर्ट जज के इक्विवेलेंट थी, ठीक है। वो सुप्रीम कोर्ट जज के इक्विवेलेंट थी, अब किसके इक्विवेलेंट हो गई है, तो अब कैबिनेट सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट हो गई है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा
कि कैबिनेट सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट हो गई है। कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? तो ये वो साहब है जो सर्च कमेटी में सर्च करेंगे किन लोगों को चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम देना चाहिए सिलेक्शन कमेटी में। ठीक है, अभी हम लोग ने ये पीछे देखा है, तो उन्हीं के बराबर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की सैलरी हो जाएगी। ठीक है साथियों, आशा करते हैं यहाँ पे अपना पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम लोग ने पूरे बिल की चर्चा कर ली। कुछ भी निटिग्रिटीज़ हुई तो हमने उनकी भी बात कर ली, आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझा दिया। अगर अब इससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ें पूछी जाती हैं तो आप एकदम बेधड़क एकदम एक्यूरेसी के साथ इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन ऑर्केस्ट्रेटेड बाय इंटरपोल टू कॉम्बैट ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड माइग्रेंट स्मगलिंग। ठीक है, तो इंटरपोल ने कौन सा नया ऑपरेशन लॉन्च किया है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी और स्मगलिंग के लिए। ठीक है, मानव तस्करी और स्मगलिंग को रोकने के लिए इंटरपोल ने कौन सा नया ऑपरेशन लॉन्च किया है, आपको ये बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है ऑपरेशन शील्ड, सेकेंड ऑप्शन है ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स 2, थर्ड ऑप्शन है आपके सामने ऑपरेशन इंटरसेप्टर और लास्ट ऑप्शन है ऑपरेशन ट्रैफिक्स गार्ड। ठीक है, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है जो कि ये बताएगा कि इंटरपोल ने जो है ऑपरेशन चलाया है ह्यूमन ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग को कॉम्बैट करने के लिए। ठीक है, तो साथियों उसका सही आंसर है ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स 2। ठीक है, जो ऑप्शन बी है वो सही आंसर है। तो इंटरपोल ने जो है लॉन्च किया है नया ऑपरेशन जिसका नाम है स्टॉर्म मेकर्स 2। ठीक है, स्टॉर्म मेकर्स 2, तो ये क्या करेगा, ये कॉम्बैट करेगा मानव तस्करी जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और माइग्रेंट स्मगलिंग। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा माइग्रेंट स्मगलिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कॉम्बैट करने के लिए स्टॉर्म मेकर्स जो है ऑपरेशन चलाया जा रहा है। किसने चलाया है? इंटरपोल ने चलाया है। ठीक है, इंटरपोल ने चलाया है, याद रखिएगा। ठीक है, इंटरपोल ने, इंटरनेशनल पुलिस ने चलाया है, याद रखिएगा। ठीक है, कौन चलाया है? तो इंटरनेशनल पुलिस ने चलाया है। ठीक है, इंटरपोल ने चलाया है, तो इंटरपोल का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल पुलिस। ठीक है, तो याद रखिएगा इंटरनेशनल पुलिस जो है वो स्टॉर्म मेक करती है। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं तो आपको याद रहेगा। ठीक है, इंटरनेशनल पुलिस क्या करती है? तो स्टॉर्म मेक करती है। स्टॉर्म मतलब तूफान ले आती है इंटरनेशनल पुलिस। ठीक है, स्टॉर्म मेकर्स रहती है। ठीक है, इंटरनेशनल पुलिस क्या करती है? स्टॉर्म मेकर्स, स्टॉर्म ले आती है, स्टॉर्म मेक करती है, मतलब तूफान बना देती है। ठीक है, किसी बात का तूफान बना देती है, तो स्टॉर्म मेकर्स। ठीक है साथियों, आशा करते हैं ये ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, अवार्ड बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको ये बताना है हु आर द जॉइंट रेसिपिएंट्स ऑफ इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2023। तो इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2023 किसको दिया गया है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है डेनियल बैरनबॉम एंड अली अबू अवाद, सेकेंड ऑप्शन है मलाला यूसुफजई एंड ग्रेटा थैनबर्ग, थर्ड ऑप्शन है बिल गेट्स एंड कमला हैरिस, और लास्ट ऑप्शन है आपके सामने बान की मून एंड एलन जोसेफ सर्रीफ। ठीक है, तो अभी हम लोग ने देखा था कुछ दिन पहले बान की मून साहब को कौन सा अवार्ड मिला था, तो दिवाली वाला अवार्ड मिला था। ठीक है, ऑस्कर ऑफ दिवाली वाला। ठीक है, तो हम लोग ने देखा था, हमने आपको याद कराया था कि दिवाली में सब बैन हो जाता है, तो इसलिए ऑस्कर ऑफ दिवाली किसको मिला था? बान की मून साहब को मिला था। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है इंदिरा गांधी जो है प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट किसको मिला है, आपको ये बताना है। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डेनियल बैरनबॉम और अली अबू अवाद को। ठीक है, किसको मिला है? डेनियल बैरनबॉम और अली अबू अवाद को किस चीज़ के लिए? फॉर इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एफर्ट्स। ठीक है, तो आपको पता होगा इजराइल पैलेस्टीन में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट जारी है, तो उसी को रिजॉल्व करने के लिए ये लोग अपना इंडिविजुअल एफर्ट्स कर रहे हैं। इसी के लिए इन लोग को क्या मिला है? पीस डिसआर्मामेंट और डेवलपमेंट में प्राइज मिला है। ठीक है, तो डेनियल बैरनबॉम जो है ये अर्जेंटीना के हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा, ये हम आपको यहाँ पे इंक्लूड करना भूल गए हैं। ठीक है, ये अर्जेंटीना के हैं, और ये अली अबू अवाद साहब जो हैं ये कहाँ के हैं? ये हैं पैलेस्टीन के ही। ठीक है, ये पैलेस्टीन के हैं, और जो डेनियल बैरनबॉम है वो साहब अर्जेंटीना के हैं। ठीक है, वो अर्जेंटीना के हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी क्या करती हैं? ठीक है, इंदिरा गांधी दान करती हैं अली को। ठीक है, इंदिरा गांधी क्या करती हैं? दान करती हैं अली को। ठीक है, दान करती हैं अली को। ठीक है, इंदिरा गांधी क्या करती हैं? दान करती हैं अली को, ये याद रखिएगा। तो इंदिरा गांधी से याद रखिएगा इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट की बात हो रही है। दान से क्या है? DAN,
जो है ये देखिए इनके नाम में सबसे पहले दान ही है, ठीक है, DAN, ठीक है। तो दान ये याद रखिएगा, दान से दानियाल बैरनबाउम, और अली से याद रखिएगा अली अबू अवाद, ठीक है, अली से याद रखिएगा अली अबू अवाद, ठीक है। तो इंदिरा गांधी क्या करती हैं साथियों, इंदिरा गांधी दान करती हैं अली को, ठीक है, इंदिरा गांधी दान करती हैं अली को, ठीक है, इंदिरा गांधी दान करती हैं अली को, ठीक है। इंदिरा गांधी से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इंदिरा गांधी फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट। दान से क्या है, डेनियल बैरनबाउम, ये जो 2 अवार्ड्स मिले हैं वो ये हैं, दान से है डैनियल बैरनबाउम और अली से हैं अली अबू अवाद, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ये ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, व्हाट इज बाराकुदा रिसेंटली लॉन्च्ड इन एलापुजा केरला नोन फॉर। तो व्हाट इज बाराकुदा, आपको ये बताना है बाराकुदा क्या है, जो कि अभी हाल ही में केरला में लॉन्च किया गया है, ठीक है, बाराकुदा, ठीक है, बाराकुदा। नेक्स्ट तो साथियों आपके लिए ऑप्शंस हैं इस क्वेश्चन के लिए। पहला ऑप्शन है आपके सामने, इंडियाज़ फास्टेस्ट इलेक्ट्रिक बोट है ये बाराकुदा। सेकंड ऑप्शन है इंडियाज़ फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट है, वाह भैया। थर्ड ऑप्शन है इंडियाज़ लार्जेस्ट कार्गो शिप है। और लास्ट ऑप्शन है आपके सामने, इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड वेसल है। तो इन चारों में से क्या है बाराकुदा, आपको ये बताना है, ठीक है, आपको ये बताना है। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, ये इंडिया की फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट है, ठीक है। तो ये बाराकुदा है जो, ये इंडिया की फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट है, जो कि कहाँ पे लॉन्च हुई है, आलापुजा केरला में ये लॉन्च हुई है। कौन बनाया है इसको, तो इनको बनाया है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने एंड नेवाल्ट सोलर एंड इलेक्ट्रिक बोट्स ने, ठीक है। थोड़ी स्पीड भी देख लीजिए, तो टॉप स्पीड है इनकी 12.5 नॉट्स, मतलब 23 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हो सकता है कभी कभी ये ना पूछने के बजाय कि ये क्या है ये पूछ लिया जाए, तो कुछ स्पेसिफिक चीज़ उसकी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा स्पीड जो है इनकी 12.5 नॉट है, ठीक है, 12.5 नॉट है, मतलब 23 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो याद रखिएगा बाराकुदा क्या है, तो सोलर इलेक्ट्रिक बोट है, ठीक है, सोलर इलेक्ट्रिक बोट है, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। 12, ठीक है, 12 मतलब 12, ठीक है, 12 के 16 बने, ठीक है, 12 के 16 बने तो क्या हुआ, बड़ा मज़ा आया, ठीक है। 12 रुपये के 16 रुपये बन जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा ना। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक यहाँ आपको बताने जा रहे हैं, बहुत अटेंशन पे करिएगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो याद रखिएगा 12 के 16 बने तो मज़ा आया, ठीक है, 12 के क्या हुए, 12 के 16 बने तो मज़ा आया, ठीक है। 12 से क्या है, 12 से देखिए 12 कुडा है, ठीक है, 12 कुडा, ठीक है। अब जो भी इनका मतलब हो, हम लोग से क्या लेना देना, हम लोग को खाली अपना नाम अपना काम बनाना है, सॉरी। वैसे 12 कुडा जो है ये स्विफ्ट और लॉन्ग फिश है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट वॉज नेम्ड आफ्टर स्विफ्ट एंड लॉन्ग फिश बाराकुडा, ठीक है। खैर ये मतलब नहीं है, तो आप ये याद रखिए, यहाँ पे देखिए 12 लिखा है ना, BARR, ठीक है, बाराकुडा। तो 12 याद रखिएगा, ये 12, 12 के 16, ठीक है। के से याद रखिएगा कहाँ पे है, केरला में, ठीक है, KE से याद रखिएगा केरला में, ठीक है। तो बाराकुडा कहाँ पे लॉन्च हुई है, तो केरला में लॉन्च हुई है, KE से याद रखिएगा केरला, तो केरला में लॉन्च हुई है, ठीक है। तो ये क्या है, ये 16 है, ये 16 है, 16 मतलब क्या है, 16 मतलब सोलर इलेक्ट्रिक बोट, 16 ये देखिए 16 है ना, SOLA, ठीक है, सोलर में 16 आता है, ठीक है, SOLA, ठीक है। तो 12 के 16 बने, ठीक है, 16 क्या है, 16 इलेक्ट्रिक बोट है, ठीक है। 12 के 16 बने तो क्या हुआ, मज़ा आ गया, ठीक है। मज़ा का क्या मतलब है, मझगांव डॉक ने इसको बनाया है, ठीक है। तो अब यहाँ से आपसे कितना भी कुछ भी पूछ ले, कठिन पूछ ले, आप आराम से बता देंगे, ठीक है। 12 के 16 बने, मज़ा आया, ठीक है। 12 क्या है, फिर से देख लीजिए एक बार ट्रिक ये वाली, 12 से है बाराकुडा, KE से क्या है, ये कहाँ पे लॉन्च हुई है, तो केरला में लॉन्च हुई है, ठीक है। 16 से क्या है, ये सोलर इलेक्ट्रिक बोट है, फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट है, ठीक है। 16 से क्या याद रखेंगे, सोलर इलेक्ट्रिक बोट है। और मज़ा आया, तो मज़ा आया से क्या याद रखेंगे, मझगांव डॉक ने इसको बनाया है, ठीक है। इट वॉज बिल्ट इन कोलैबोरेशन विद मझगांव डॉक, ठीक है। ये सब नाम रिलेवेंट नहीं है, मझगांव डॉक क्योंकि बड़ा नाम है इसलिए रिलेवेंट है, इसलिए एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 12 के 16 बने तो मज़ा आया, 12 से बाराकुडा, KE से केरला जहाँ पे लॉन्च हुई है, क्या है ये 16 है, मतलब सोलर इलेक्ट्रिक बोट है, फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट है। और मज़ा आया मतलब मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने इसको बनाया है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, व्हाट इज़ द मेन फोकस ऑफ न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन अडॉप्टेड बाय GPAI। ठीक है, तो GPAI हम लोग ने देखा था इसके बारे में कि इसमें 2020 में लॉन्च हुआ था, है ना। हम लोग ने पुराने करंट अफेयर्स में देखा है 2020 में लॉन्च हुआ था, और ये क्या है 2024 में जो है इंडिया इसकी अगुवाई करेगा, इंडिया इसकी लीड शेयर बनेगा, इसलिए इंडिया होस्ट कर रहा है ग्लोबल प्लेटफॉर्म ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंडिया होस्ट कर रहा है। 2020 में लॉन्च हुआ था, और इंडिया किससे ये चेयरशिप ले रहा है, तो जापान से ले रहा है। ठीक है, जापान से ये इंडिया लीडरशिप ले रहा है। ठीक है, और लीड शेयर कब बनेगा 2024 में, जिसके चलते एनुअल मीटिंग होस्ट की गई थी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जिसमें इंडिया ने अभी न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया है। ठीक है, तो आपको ये बताना है मेन फोकस क्या है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का, जो कि अडॉप्ट किया गया है GPAI में। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है साथियों, पहला ऑप्शन है प्रमोटिंग AI रिलेटेड सेफ्टी रिस्क। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपके लिए ये था। सेकेंड ऑप्शन है मिटिगेटिंग रिस्क अराइजिंग फ्रॉम AI डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट। थर्ड ऑप्शन है एनहेंसिंग AI ट्रांसपेरेंसी, और लास्ट ऑप्शन है एड्रेसिंग चैलेंजेस इन AI रिसर्च। तो इन चारों में से जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है उसका मेन फोकस क्या है, आपको ये बताना है। ठीक है, आप बहुत जल्दी में ये याद कर लिए होंगे कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन क्या है। ठीक है, याद कर लिए भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, पर उसका मेन फोकस क्या है आपको ये देखना है। ठीक है, अपनी जो तैयारी है उसमें थोड़ी सी गौरता लाइए, थोड़ी सी डेप्थ लाइए, तब जाके बात बनेगी, बहुत ही जल्दी आप लोग सफल होंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि व्हाट इज़ द मेन फोकस ऑफ न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन अडॉप्टेड बाय GPAI। आपके ऑप्शन से ये देख लिया आपने, तो साथियों इसका सही आंसर है मेन फोकस जो है वो है ऑप्शन बी, मिटिगेटिंग रिस्क अराइजिंग फ्रॉम AI डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट। ठीक है, तो GPAI ने क्या किया है, एनोनिमसली अडॉप्ट किया है, यूनानिमसली, सॉरी एनोनिमसली मुंह से निकल गया, तो यूनानिमसली अडॉप्ट किया है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन टू मिटिगेट रिस्क अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एटसेट्रा अराइजिंग फ्रॉम डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जब डिप्लॉय करेंगे, डेवलप करेंगे, उससे जो रिस्क निकलता है, रिस्क होंगे उसके, वो मेन फोकस है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का। ठीक है, अर्लियर क्या था, ब्लेचले हम लोग ने देखा था, ब्लेचले डिक्लेरेशन भी जो है UK AI सेफ्टी समिट से ही रिलेटेड है। ठीक है, ब्लेचले डिक्लेरेशन लेकिन क्या बात करता है, उनका क्या मेन फोकस है, तो उनका AI रिलेटेड सेफ्टी रिस्क से है। ठीक है, सेफ्टी रिस्क से है। यहाँ पे किससे रिलेटेड है, इंडिया में न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, तो डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और UK में किससे रिलेटेड था, ब्लेचले डिक्लेरेशन, तो AI रिलेटेड सेफ्टी रिस्क। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया आपको, एक सेफ्टी रिस्क है AI से रिलेटेड, और एक है डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिप्लॉय होगी, डेवलप होगी, उससे जो रिस्क निकलेगा उसकी बात करता है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं यहाँ पे चीज़ों में क्लैरिटी आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन टर्मिनल लोकेटेड एज अनाउंस बाय यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। तो अश्विनी वैष्णव साहब जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडिया की जो पहली बुलेट ट्रेन है उसका टर्मिनल लोकेट करने के लिए बताया है। तो आपको ये बताना है कि वो जो नया टर्मिनल है वो कहाँ बनेगा, वो कहाँ लोकेटेड है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है मुंबई महाराष्ट्र, सेकेंड ऑप्शन है न्यू दिल्ली दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है अहमदाबाद गुजरात, और लास्ट ऑप्शन है कोलकाता वेस्ट बंगाल। तो साथियों इसका सही आंसर है अहमदाबाद गुजरात। ठीक है, तो जो आपको पता ही होगा कि जो बुलेट ट्रेन बन रही है, जो बुलेट ट्रेन बन रही है वो गुजरात से मुंबई जाएगी। ठीक है, गुजरात से मुंबई जाएगी, तो अहमदाबाद में क्या किया गया है, इसका पहला टर्मिनल ओपन किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, कहाँ ये बनेगा, ये साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब अहमदाबाद में ये बनेगा, इंडिया का पहला बुलेट ट्रेन टर्मिनल। ठीक है, पहला बुलेट ट्रेन टर्मिनल कहाँ बनेगा, तो अहमदाबाद में बनेगा, याद रखिएगा। ठीक है, पहला बुलेट ट्रेन टर्मिनल कहाँ बनेगा, साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब इन अहमदाबाद गुजरात। ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में पहला बुलेट ट्रेन टर्मिनल बनेगा। ठीक है, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, तो अहमदाबाद से मुंबई महाराष्ट्र तक जाएगी। ठीक है, इसका जो फाउंडेशन स्टोन है वो 2017 में ले किया गया था, और उम्मीद है कि ये 2026 तक बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है, इसमें जापान का जो है बहुत साथ मिला है इंडिया को, टेक्निकल नो हाउस जो है वो जापान ने प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा
कि इसकी फाउंडेशन कब आई थी। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट की फाउंडेशन कब थी, तो 2017 में फाउंडेशन थी। और साथियों ये कंप्लीट कब होगा, तो 2026 में ये कंप्लीट होगा। ठीक है, अहमदाबाद टू मुंबई। ठीक है, और पहला टर्मिनल कहाँ खोला जाएगा, तो अहमदाबाद गुजरात में खोला जाएगा। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी। यहाँ हम लोग ने करंट बात कर ली और यहाँ पे हम लोग ने स्टैटिक बात कर ली कि कब आया था और कब तक कंप्लीट होने की संभावना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हु इज़ पीएम ऑफ गिनी बिसाऊ एज ऑफ दिसंबर 12, 2023। तो गिनी बिसाऊ एक कंट्री है, तो आपको बताना है वहाँ के पीएम पद पे किसको नॉमिनेट किया गया है, किसको इलेक्ट किया गया है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है जेराल्डो जोआओ मार्टिन्स, सेकंड ऑप्शन है उमारो सिसोको एम्बालो, थर्ड ऑप्शन है डोमिंगोस सिमियोस पेरेरा और लास्ट ऑप्शन है होज मारियो वाल्स। ठीक है, इन चारों में आपको बताना है गिनी बिसाऊ के जो नए पीएम हैं वो कौन है, आपको ये बताना था। और इसका सही आंसर है साथियों जेराल्डो जाओ मार्टिन्स। ठीक है, जेराल्डो जाओ मार्टिन्स जो हैं ये वहाँ के पीएम बने हैं। और वहाँ के पीएम जो अपॉइंट हुए हैं वो किसने अपॉइंट किया है, तो प्रेसिडेंट साहब ने अपॉइंट किया है। प्रेसिडेंट कौन है वहाँ पे, उमारो सिसोको एम्बालो। ठीक है, तो याद रखिएगा जो गिनी बिसाऊ कंट्री है वहाँ पे पीएम कौन है, पीएम इंपॉर्टेंट पद होता है। तो जी से ही गिनी बिसाऊ और जी से ही जो वहाँ के पीएम है। ठीक है, जेराल्ड जोआओ मार्टिन्स। ठीक है, जेराल्ड जोआओ मार्टिन्स। और प्रेसिडेंट कौन साहब है, तो उमारो सिसोको एम्बालो जो है प्रेसिडेंट है। ठीक है, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, इसलिए आप एक दो बार इसको ऐसे ही देख लीजिएगा, ज़्यादा इसमें स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वैसे अगर आपसे आएगा तो इतना ही डायरेक्ट आएगा कि कौन प्राइम मिनिस्टर बना है गिनी बिसाऊ का। तो याद रखिएगा जी से जेराल्डो और जी से ही गिनी बिसाऊ। ठीक है, ऐसे कनेक्ट करके आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच इंडिविजुअल हैज़ कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली एंड रिसीव्ड नायहोल्म प्राइज फॉर एजुकेशन अकॉर्डिंग टू रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री। तो रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री ने किसको नायहोम प्राइज दिया है, आपको ये बताना है। ठीक है, नायहोम प्राइज फॉर एजुकेशन किसको मिला है रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री की तरफ से, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं सविता लाडागे, सेकंड ऑप्शन है संजय वर्मा, थर्ड ऑप्शन है निधि आहूजा और लास्ट ऑप्शन है अभिषेक सिंह। तो इन चारों में से किसको नायहोम प्राइज फॉर एजुकेशन मिला है अकॉर्डिंग टू रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है सविता लाडागे को। ठीक है, सविता लाडागे जो कि प्रोफेसर हैं होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च महाराष्ट्र में, उनको ऑनर किया गया है रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का प्राइज नायहोम प्राइज फॉर एजुकेशन से। ठीक है, इन रिकॉग्निशन फॉर हर कंट्रीब्यूशंस टू केमिस्ट्री एजुकेशन। ठीक है, तो केमिस्ट्री एजुकेशन में एक बेहतरीन कंट्रीब्यूशन करने के लिए नायहोम प्राइज़ जो मिला है वो सविता लाडागे को मिला है। ठीक है, सविता लाडागे को मिला है। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे इसको, नाई करो लड़ाई। ठीक है, नाई लड़ा करो। ठीक है, नाई लड़ा करो। ठीक है, सब लोग बोलते हैं ना नाई लड़ा करो। ठीक है, नई से याद रखिएगा, NY से याद रखिएगा नायहोम प्राइज, और लड़ा से याद रखिएगा लाडागे। ठीक है, लाडागे मतलब सविता लाडागे जी जो कि प्रोफेसर हैं होमी भाभा रिसर्च में। ठीक है, होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन TIFR में ये प्रोफेसर हैं। ठीक है, तो ऐसे ही याद रख लीजिएगा। वैसे तो अगर आप जाएंगे 2-3 बार पढ़ के तो ऑब्वियसली याद हो जाएगा, पर फिर भी अगर इनकेस आप मिस कर जाते हैं कुछ, वहाँ पे पैनिक कर जाते हैं किसी कारणवश, तो आपको ये याद रहे कि ना लड़ा करो, सब बोलते हैं ना लड़ा करो। ठीक है, ना से याद रखिएगा नायहोम, ना लड़ा करो नायहोम, लड़ा से याद रखिएगा लाडागे। ठीक है, जो उनके सरनेम में है LADA वही है लड़ा। ठीक है, ना लड़ा करे। ठीक है, ना लड़ा करे। ठीक है, तो सविता लाडागे जो है नायहोम प्राइज जीती हैं फॉर एजुकेशन इन कंट्रीब्यूशन टू हर एफर्ट्स फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू केमिस्ट्री एजुकेशन। ठीक है, एज पर रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो याद रखिएगा सविता लाडागे। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हु हैव बीन इंडक्टेड इन इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम मेकिंग देम फर्स्ट एशियन टू अचीव दिस ऑनर।
तो किन टेनिस खिलाड़ियों को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड किया गया है, जो कि वो पहले एशियंस बने होंगे ये ऑनर प्राप्त करने वाले। ठीक है, तो किन दो टेनिस खिलाड़ियों को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड किया गया है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है रामनाथन कृष्णन और रोहन बोपप्पा। सेकेंड ऑप्शन है महेश भूपति एंड सोमदेव देववर्मन। थर्ड ऑप्शन है विजय अमृतराज एंड लिएंडर पेस। और लास्ट ऑप्शन है आपके सामने सानिया मिर्जा और लिएंडर पेस। ठीक है, तो आपको बताना है टेनिस हॉल ऑफ फेम में किसको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, किसको इंक्लूड किया गया है साथियों, पता है आपको? तो ये बहुत ही सम्मान वाली बात है, बहुत ही गौरव वाली बात है कि विजय अमृतराज साहब को और लिएंडर पेस साहब को जो है इंक्लूड किया गया है, एंड दे हैव बिकम फर्स्ट एशियन मैन टू बी इंडक्टेड इनटू एस्टीम्ड इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम। ठीक है, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में विजय अमृतराज और लिएंडर पेस को इंक्लूड करने वाले ये पहले एशियंस बने हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा विजय अमृतराज और लिएंडर पेस। ठीक है, विजय अमृतराज और लिएंडर पेस। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? 10 आंवले। ठीक है, आंवले जानते हैं ना, वो विटामिन सी में बहुत रिच होते हैं। 10 आंवले। ठीक है, 10 आंवले। ठीक है, 10 से याद रखिएगा टेनिस। ठीक है, 10 आंवले। ठीक है, 10 से याद रखिएगा टेनिस, और AM से याद रखिएगा अमृतराज। ठीक है, AM इनके देखिए AM है ना, AM से अमृतराज और LA से लिएंडर पेस। ठीक है, लिएंडर पेस। ठीक है, क्या क्या याद रखेंगे? 10 आंवले। ठीक है, 10 आंवले को जो है हॉल ऑफ फेम में जगह मिली है। ठीक है, 10 आंवले को जो है जगह मिली है हॉल ऑफ फेम में। ठीक है, आंवले जो होते हैं विटामिन सी जो होता है बहुत ही रिच होते हैं आंवले। ठीक है, उनको खाने से लोग बोलते हैं, मतलब चटनी तो बहुत सही बनती है। और क्या चटनी बनती है आपको क्या पता है? मेरी अम्मी तो बहुत बढ़िया चटनी बनाती है वाले। आज आपकी भी मम्मी बनाती हूँ, आप लोग भी बनाते होंगे, खाते होंगे। ठीक है, थोड़ा सा चटनी से डिस्ट्रैक्ट हो गए थे साथियों, माफ़ करिएगा। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि 10 आंवले जो है हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, 10 से याद रखिएगा टेनिस, और आंवले से याद रखिएगा AM से अमृतराज, विजय अमृतराज, और LA से लिएंडर पेस। ठीक है, LA से लिएंडर पेस। ठीक है, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी और ये ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच इंडियन सिटी मेड अ सिग्निफिकेंट रिकॉर्ड बाय होस्टिंग लार्जेस्ट रीडिंग एक्टिविटी एज रिकॉग्नाइज्ड बाय गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। तो किस इंडियन सिटी ने रिकॉर्ड बनाया है रीडिंग एक्टिविटी का, जिसको कि रिकॉग्नाइज किया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने। ठीक है, रीडिंग एक्टिविटी ने किस सिटी ने, इंडियन सिटी ने रिकॉर्ड बनाया है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है दिल्ली, सेकेंड ऑप्शन है कोलकाता, थर्ड ऑप्शन है पुणे, और लास्ट ऑप्शन है आपके सामने चेन्नई। ठीक है, तो इन चारों सिटीज़ में से किस सिटी ने रीडिंग एक्टिविटी में जो है रिकॉर्ड बनाया है? तो साथियों इसका सही आंसर है पुणे। ठीक है, पुणे जो है पुणे ने रिकॉर्ड बनाया है किसका? लार्जेस्ट रीडिंग एक्टिविटी का। क्या हुआ था यहाँ पे? जो है SP कॉलेज जो है पुणे में, वहाँ पे 3066 पेरेंट्स जो है गैदर हुए थे और अपने बच्चों के साथ उन्होंने जो है रीडिंग की थी, रीडिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो 3066 लोगों ने वहाँ पे गैदर होके जो है ये रीडिंग एक्टिविटी को पार्टिसिपेट किया था उसमें और उसको अंजाम दिया था। ठीक है, और ये किसका रिकॉर्ड टूटा है? तो चाइना का रिकॉर्ड टूटा है। ठीक है, इससे पहले चाइना ये रिकॉर्ड होल्ड करता था। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? पूरे के पूरे सब रीडिंग किए। ठीक है, पूरे के पूरे क्या किए? रीडिंग किए। ठीक है, पूरे के पूरे सब रीडिंग किए तभी जाके ये रिकॉर्ड बना। ठीक है, पूरे से क्या याद रखेंगे? पुणे। ठीक है, पुणे के पुणे रीडिंग किए। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, पुणे के पुणे रीडिंग किए, तो याद रहेगा आपको कि पुणे जो है रीडिंग एक्टिविटी में जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, इससे पहले रिकॉर्ड किसका था? तो चाइना का था। ठीक है, चाइना का ये रिकॉर्ड था जो कि पुणे ने तोड़ दिया है। तो इसको कैसे याद रखेंगे ट्रिक के माध्यम से? पुणे के पुणे रीडिंग की। ठीक है, मतलब पूरे के पूरे ने रीडिंग की तब जाके ये रिकॉर्ड बना। ठीक है, पूरे ने रीडिंग की से कैसे याद रखेंगे? तो पूरे के पूरे ने रीडिंग की तो आप ऐसे पढ़ेंगे कि पुणे के पुणे ने रीडिंग की। ठीक है, पुणे के पुणे ने रीडिंग की। ठीक है, पूरे के पूरे ने रीडिंग की। ठीक है साथियों, आशा करते हैं ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हु हैज़ बीन नेम्ड राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अमंग विमेन बाय यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। ठीक है, तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया है या किसको नेम किया है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है साक्षी मलिक, सेकेंड ऑप्शन है गीता फोगाट, थर्ड ऑप्शन है अंतिम पंघल,
और लास्ट ऑप्शन है आपके सामने विनेश फोगाट। तो इन चारों में से किसको राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का जो है नामांकित किया गया है, नेम किया गया है बाय यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमित पंघल। ठीक है, इंडियन रेसलर है अमित पंघल, उनको और ये फीमेल है, ध्यान दीजिएगा ये फीमेल है, इनको क्या किया गया है, इनको राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के लिए नेम किया गया है बाय यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। ठीक है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। ठीक है, कैसे याद रखेंगे इसको, तो जो रेसलर होंगे ना उनसे कोई पंगा नहीं लेगा। ठीक है, पंगा से याद रखिएगा अमित पंघल। ठीक है, इनके नाम में देखिए पंघल है ना, इनके नाम में अगर आप हिंदी लिखेंगे ऐसे पंघल। ठीक है, ठीक है पंगाल, तो याद रखिएगा पंगाल। ठीक है, इनसे कोई पंगा नहीं लेता। ठीक है, जो भी रेसलर्स होते हैं उनसे कोई पंगा नहीं लेता। ठीक है, जो रेसलर्स होते हैं उनसे पंगा नहीं लेता। तो रेसलर से याद रखेंगे, रेसलिंग वर्ल्ड में किसको नेम ऑफ द राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर दिया गया है, तो जो जिससे पंगा नहीं लिया जाएगा, पंगा से क्या है, पंगाल। ठीक है, अंतिम पंगाल। ठीक है, अंतिम पंगाल। अब ऐसा नहीं है आपसे ऑप्शन में गीता पंगाल, साक्षी पंगाल, अंतिम पंगाल और विनेश पंगाल पूछ लेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली सबके नाम अलग होते हैं, सबकी आइडेंटिटी अलग होती है, तो इसलिए अलग अलग नाम देंगे। आपको इतना भी कंफ्यूज करने एकदम तड़े हुए नहीं है कि बस आपको फेल ही करना है। ठीक है, आप एकदम परेशान ना होइएगा। ठीक है, आप वहाँ रियली वो लोग बैठे हैं आपको क्वालिफाई कराने के लिए, बस आप में थोड़ा सा जुनून होना चाहिए, थोड़ी सी स्मार्टनेस होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रखिएगा कि जो रेसलिंग रेसलर्स होते हैं उनसे कोई पंगा नहीं लेता है। तो रेसलिंग से क्या है, कैसे याद रखेंगे, रेसलिंग से है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, और किसको राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर दिया गया है, तो जो भी पंगा नहीं लेगा उसको। ठीक है, जो पंगा नहीं लेगा, पंगा से क्या है, पंगाल। ठीक है, पंगाल से क्या है, अंतिम पंगाल। ठीक है, ये जो अंतिम पंगाल है इनको राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है या रिकॉग्नाइज किया गया है भाई यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच कंट्री रिसेंटली डिक्लाइंड टू रिन्यू हाइड्रोग्राफी एग्रीमेंट विद इंडिया साइटिंग नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स। तो किस इंडिया की नेबरिंग कंट्री ने हाइड्रोग्राफिक एग्रीमेंट जो है डिक्लाइन कर दिया है, मना कर दिया है, साइटिंग नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए किस इंडिया के पड़ोसी देश ने हाइड्रोग्राफी एग्रीमेंट को निरस्त कर दिया है, आपको ये बताना है। ठीक है, हाइड्रोग्राफी एग्रीमेंट की हमको हिंदी नहीं आती थी इसलिए हम नहीं बोल पाए, बाकी चीज़ें जितनी कोशिश की हैं आपको हिंदी में बताने की सब की गई हैं। ठीक है, कौन पड़ोसी मुल्क ने जो है हाइड्रो एग्रीमेंट निरस्त कर दिया है राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनज़र। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है श्रीलंका, सेकेंड ऑप्शन है मालदीव्स, थर्ड ऑप्शन है बांग्लादेश और लास्ट ऑप्शन है म्यांमार। ठीक है, इन चारों में से किस कंट्री ने हाइड्रोग्राफी एग्रीमेंट जो इंडिया के साथ करा था वो डिक्लाइन कर दिया है या वो कैंसिल कर दिया है। तो साथियों इसका सही आंसर है मालदीव्स। ठीक है, मालदीव्स में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से एंटी इंडिया अप्रोच थोड़ा वो लोग अडॉप्ट की हैं, जिसके चलते क्या हुआ है, अभी कुछ डिफेंस फोर्सेस की कुछ हमारे वहाँ हेलीकॉप्टर्स थे उनको वहाँ से हटाने को बोला गया है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ से मालदीव से वो हेलीकॉप्टर्स हटा लिए हैं और अब ये नई बात आ रही है कि हाइड्रोग्राफी एग्रीमेंट जो 2019 में साइन हुआ था उसको भी कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, जो नई गवर्नमेंट है मालदीव्स में, आप हमको बताइएगा, हमने आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराया था कि मालदीव्स में नए वो प्रेसिडेंट कौन बने, आप ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो क्या हो रहा है वहाँ पे वो प्रो चाइना पॉलिसी है इनकी। ठीक है, प्रो चाइना पॉलिसी, तो प्रो चाइना है तो मतलब एंटी इंडियन ही हो जाएंगे। ठीक है, तो एंटी इंडियन स्टैंड है इनका, इसी के चलते हाइड्रोग्राफी एग्रीमेंट जो है कैंसिल कर दिया गया है। हाइड्रोग्राफी एग्रीमेंट में क्या क्या होता है, वहाँ पे जो है इंडिया के साथ साथ वो मालदीव्स भी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करती है टेरिटोरियल वाटर्स की, रीफ्स की, लगून्स की, कोस्ट लाइन्स की, ओशन करेंट्स की और टाइडल लेवल्स की। ठीक है, इंडिया सबके बारे में सबके लिए इतना करता है। अभी 2015 में मालदीव 2015-16 में मालदीव्स में वाटर क्राइसिस हो गए तो सबसे पहले इंडिया लेके पहुंचा था अपना, मतलब पूरा वाटर के बैरल्स वहाँ पे इंडिया लेके पहुंचा था, लेकिन कोई वही नहीं है। चलिए क्या किया जाए, ये सब नेशनल इंटरेस्ट सर्वोपरि है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये भी लिखा है, अर्लियर करेंट मालदीव्स गवर्नमेंट ऑल्सो रिक्वेस्टेड इंडिया टू विड्रॉ इट्स मिलिट्री पर्सनल फ्रॉम दी आइलैंड। ठीक है, तो ये कई चीज़ें हुई हैं, तो ये भी याद रखिएगा कि हाइड्रोग्राफी एग्रीमेंट जो है वो मालदीव्स ने कैंसिल कर दिया है। ठीक है, मालदीव्स ने कैंसिल कर दिया है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने,
Which government is contemplating additional measures to protect teenagers below the age of 16 from online dangers? तो किस गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट विचार कर रही है जो 16 साल से कम बच्चे हैं उनको ऑनलाइन डेंजर से बचाया जा सके, आपको ये बताना है। ठीक है, तो विच गवर्नमेंट इज कंटेम्पलेटिंग एडिशनल मेजर्स टू प्रोटेक्ट टीनेजर्स बिलो एज ऑफ 16 फ्रॉम ऑनलाइन डेंजर्स। ठीक है, 16 साल से कम उम्र के बच्चों को ऑनलाइन डेंजर से प्रोटेक्ट करने के लिए किस गवर्नमेंट ने विचार किया है, किस गवर्नमेंट ने एडिशनल मेजर्स के बारे में विचार किया है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, सेकंड ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, थर्ड ऑप्शन है कनाडा और लास्ट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम है जहाँ पे एडिशनल मेजर्स लगाने की बात हो रही है टू प्रोटेक्ट टीनेजर्स बिलो द एज ऑफ 16 फ्रॉम ऑनलाइन डेंजर्स। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे इसको कि सारे लोग यूनाइट हो रहे हैं, सारे पेरेंट्स यूनाइट हो रहे हैं कि हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। ठीक है, सारे पेरेंट्स यूनाइट हो रहे हैं कि हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, 16 साल के जो कम बच्चे हैं वो भी ऑनलाइन डेंजर्स का शिकार हो रहे हैं, तो इसलिए जो है एडिशनल मेजर्स लगाए जाएँ। ठीक है, सारे पेरेंट्स यूनाइट होके 16 साल के बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो यूनाइट होके क्या बोल रहे हैं कि एडिशनल मेजर्स लगाए जाए। तो यूनाइट से क्या याद रखेंगे, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट सोच रही है कि एडिशनल मेजर्स लगाए जाएँ ताकि 16 साल से जो कम बच्चे हैं उनको ऑनलाइन डेंजर से बचाया जा सके। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, फिर से हम आपको बता दे रहे हैं ये वाली ट्रिक कि 16 साल से कम बच्चों की बात हो रही है, तो 16 साल से कम बच्चों के पेरेंट्स क्या हैं, आपस में यूनाइट हो गए हैं ताकि एडिशनल मेजर्स लगाए जा सकें। वो गवर्नमेंट पे प्रेशर बना रहे हैं कि एडिशनल मेजर्स लगाइए ताकि जो भी ऑनलाइन डेंजर्स हैं 16 साल से कम बच्चों पे, उन पे कम असर पड़े, उन पे जो है प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हु अनवील्ड मेड फॉर इंडिया कृत्रिम एआई। ठीक है, एआई का ही ज़माना है, हर कोई एआई में ही काम करने में लगा हुआ है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि मेड फॉर इंडिया कृत्रिम एआई ने किसने अनवील किया है। ठीक है, मेड फॉर इंडिया कृत्रिम एआई। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है मुकेश अंबानी, सेकंड ऑप्शन है भावेश अग्रवाल, थर्ड ऑप्शन है निर्मला सीतारमन और लास्ट ऑप्शन है रतन टाटा। ठीक है, इन चारों में से किसने अनवील किया है मेड फॉर इंडिया कृत्रिम एआई। ठीक है, कृत्रिम एआई, कृत्रिम का क्या मतलब होता है, आर्टिफिशियल। ठीक है, कृत्रिम का मतलब होता है, ये हिंदी वर्ड है कृत्रिम, कृत्रिम का, और कृत्रिम का ऑपोजिट होता है नैसर्गिक जो कि होता है नेचुरल। ठीक है, तो कृत्रिम मतलब होता है आर्टिफिशियल, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है यहाँ पे। तो मेड फॉर इंडिया कृत्रिम एआई किसने लॉन्च किया है, आपको ये बताना है। तो साथियों इसका सही आंसर है भावेश अग्रवाल जो कि ओला के फाउंडर हैं, उन्होंने मेड फॉर इंडिया कृत्रिम एआई लॉन्च किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कृत्रिम एआई किसने लॉन्च किया है, तो ओला ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कोला। ठीक है, कोला याद रखिएगा। ठीक है, कोला, ओला और के से कृत्रिम एआई। ठीक है, के से कृत्रिम एआई। ठीक है, आपसे यही पूछा जाएगा कृत्रिम एआई किसने लॉन्च किया है, तो आप के यूज़ करिएगा और कोला। ठीक है, KOLA। ठीक है, कोला। तो ओला के जो फाउंडर साहब हैं भावेश अग्रवाल, उन्होंने लॉन्च किया है कृत्रिम एआई। ठीक है, तो ओला ने लॉन्च किया है कृत्रिम एआई। ठीक है साथियों, आशा करते हैं ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयरिंग ऑफ विनर्स एंड टाइटल्स फ्रॉम एनुअल मिस इंडिया यूएसए 2023 पैजेंट हेल्ड इन न्यू जर्सी। तो मिस इंडिया यूएसए 2023 पैजेंट जो है न्यू जर्सी में होस्ट किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था। तो आपको उन्हीं के सारे विनर्स और टाइटल्स देखने हैं और बताना है कि कौन सा पेयर है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है रिजुल मैनी मिस इंडिया यूएसए 2023, सेकेंड ऑप्शन है स्नेहा नाम्बियार मिसेस इंडिया यूएसए, थर्ड ऑप्शन है सलोनी राम मोहन मिस टीम इंडिया यूएस। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। तो क्या ये सारे पेयर सही हैं या इनमें से कोई करेक्ट इनकरेक्ट पेयर है, आपको ये बताना था। और इसका सही आंसर है नन ऑफ दी अबव, मतलब ये सारे पेयर्स जो हैं करेक्ट है। ठीक है, ये सारे पेयर्स जो हैं करेक्ट है। ठीक है, तो मिस इंडिया यूएसए 2023 न्यू जर्सी में होस्ट किया गया था, वहाँ पे कुछ टाइटल्स मिले थे, कुछ विनर्स थे, आपको देख लेना है। तो मिस इंडिया यूएसए जो थी वो रिजुल मैनी थी। ठीक है, मिसेज इंडिया यूएसए जो थी वो स्नेहा नाम्बियार जी थी, और मिस टीन इंडिया जो थी वो थी सलोनी राम मोहन।
ठीक है। तो याद रखिएगा, कैसे याद रखेंगे, तो जो मिस इंडिया है, जो मिस है वो सबसे ज़्यादा मेन होती है, ठीक है। मिस जो है वो मेन होती है, तो मेन से याद रखिएगा MAIN, ठीक है। रिजुमेनी, ठीक है, MAIN है ना इनके नाम में, तो सबसे ज़्यादा मेन यही है। देखिए हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मिस जो होंगी सबसे ज़्यादा मेन यही होंगी, ठीक है। मिस जो होंगी सबसे ज़्यादा मेन होंगी, तो मेन किसके नाम में है, मेन मैनी के नाम में है, रिजुअल मैनी के नाम में, ठीक है। रुकिए एक बार इरेज कर देते हैं ताकि आपको सही से दिखे, ठीक है। और दूसरा कलर यूज़ करते हैं ताकि समझ में आए, ठीक है। मिस, ठीक है, मिस सबसे ज़्यादा याद रखिएगा, मिस क्या होती है, मिस सबसे ज़्यादा मेन होती है, ठीक है। इनके नाम में देखिए मेन है, MAIN है ना, मेन, ठीक है। तो मिस सबसे ज़्यादा मेन होती है। तो मिस इंडिया USA किसको मिला है, मेन को मिला है, मतलब मैनी, रिजुअल मैनी को ये मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों, मिसेज इंडिया किसको मिला है, तो लास्ट में क्या है, एस है, ठीक है। ये मिसेज है ना, एस, ठीक है, लास्ट में एस है, तो इसमें शुरुआत में ही एस है, ठीक है। स्नेहा नाम भी है, ठीक है, ये एस और ये एस, ठीक है। यहाँ पे ना कंफ्यूज होइएगा, यहाँ पे तो मिस हो ही गया है, ठीक है। यहाँ पे मिस हो गया है। मिस सबसे ज़्यादा कौन होता है, तो मिस सबसे ज़्यादा मेन होती है, ठीक है। मिस सबसे ज़्यादा मतलब मेन कौन होता है, जो मिस होती है, ठीक है। मेन कौन होती है, जो मिस होती है, ठीक है। मेन कौन होती है, जो मिस होती है, ठीक है। तो मिस इंडिया कौन बनी है, तो जो मेन है, मेन से मैनी, रिजुअल मैनी, ठीक है। मिसेस कौन है, तो जो एस है ना लास्ट में, मिसेस के MRS में जो एस है लास्ट में, तो जिनके नाम में शुरुआत में एस होगा वो मिसेस बन गई हैं, ठीक है। स्नेहा नाम भी यार, ठीक है। और मिस टीन इंडिया कौन बनी है, तो जिनके नाम में 3 नाम होंगे वो टीन इंडिया USA बनी होंगी। तो इनके नाम में 3 नाम है, एक सलोनी, एक राम, एक मोहन, ठीक है। ठीक है साथियों, ये देखिए इसमें टीन है ना, मिस टीन, टीन को याद रखेंगे, तीन, ठीक है। जिसके नाम 3 होंगे उसी को ये मिस टीन इंडिया USA मिलेगा। टीन नाम किसमें है, सलोनी, राम, मोहन, ठीक है। मिसेज नेम भी यार, मिसेस कौन बना है, MRS, ठीक है। तो एस से ही यहाँ पे एस है और यहाँ से भी एस में शुरुआत होगी, तो स्नेहा नाम भी यार को मिसेज इंडिया US मिला है, ठीक है। और मिस किसको मिलेगा, जो भी मेन होगा, ठीक है। मेन जो होगा उसको मिस मिलेगा, मिस वाला अवार्ड मिलेगा, ठीक है। मेन जो होगा वो मिस इंडिया वाला अवार्ड मिलेगा, ठीक है। तो मेन से क्या है, मेनी, ठीक है, रिजुअल मैनी, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई है तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, 100% समझ में आ जाएगी और गलत भी नहीं होगा, एकदम एक्यूरेट होगा, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन अचीव्ड अ मेजर माइलस्टोन विद सक्सेसफुल फ्लाइट ट्रायल्स ऑफ ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर फॉर इंडियाज स्टील कॉम्बैट ड्रोन घातक। तो इंडिया के जो स्टील कॉम्बैट ड्रोन है घातक, उसके लिए ऑटोनॉमस फ्लाइंग टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट करने वाला कौन सा इंडियन ऑर्गेनाइजेशन वाला है, आपको ये बताना है, जिसने सक्सेसफुली ट्रायल्स कंडक्ट किए हैं ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के, किसके लिए, स्टील कॉम्बैट ड्रोन घातक के लिए, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड ऑप्शन है इसरो, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड ऑप्शन है हाल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और लास्ट ऑप्शन है आपके सामने इंडियन एयर फोर्स, ठीक है। तो आपको बताना था कि इंडिया का जो स्टील कॉम्बैट ड्रोन है घातक, उसके लिए ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट किस इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ने किया था। तो साथियों इसका आंसर अगर आप सोच रहे हैं सी हाल है तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आंसर जो है इसका ऑप्शन ए है DRDO, ठीक है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक मेजर माइलस्टोन अचीव किया है बाय कंडक्टिंग सक्सेसफुल ट्रायल्स ऑफ ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर फॉर इंडियाज स्टील कॉम्बैट ड्रोन घातक, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, डॉक्टर घातक, ठीक है, डॉक्टर घातक, ठीक है, घातक डॉक्टर, ठीक है, घातक डॉक्टर, ठीक है, घातक डॉक्टर, ठीक है। डॉक्टर से याद रखिएगा DRDO, ठीक है। ये देखिए DR है ना, DRDO, ठीक है, DR है डॉक्टर और ये घातक, ठीक है। तो जो फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट की गई है वो कॉम्बैट ड्रोन घातक के लिए की गई है, ठीक है। तो डॉक्टर घातक जो है वो फ्लाइंग विंग डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, ठीक है। डॉक्टर घातक जो है फ्लाइंग विंग डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा डॉक्टर घातक के लिए जो है ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट किया गया है, किसके द्वारा, डॉक्टर के द्वारा। डॉक्टर से क्या मतलब होता है, DRDO। घातक क्या है, घातक है कॉम्बैट ड्रोन। और फ्लाइंग विंग क्या है, फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी जिसका जो है जिसके ट्रायल्स कंडक्ट हुए थे सक्सेसफुली, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच कंट्री मार्क द फिजिक्स माइलस्टोन विद
ऑपरेशनल डीप अंडरग्राउंड एंड अल्ट्रा लो रेडिएशन बैकग्राउंड फैसिलिटी द वर्ल्ड्स डीपेस्ट लैब एट 2400 मीटर्स। तो किस कंट्री ने वर्ल्ड का डीपेस्ट लैब 2400 मीटर में बनाया है, जिसका नाम होगा डीप अंडरग्राउंड एंड अल्ट्रा लो रेडिएशन बैकग्राउंड फैसिलिटी। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, सेकेंड ऑप्शन है रशिया, थर्ड ऑप्शन है चाइना और लास्ट ऑप्शन है जर्मनी। ठीक है, इन चारों में से किसने वर्ल्ड की डीपेस्ट लैब बनाई है, आपको ये बताना है। तो साथियों इसका सही आंसर है चाइना। ये सब काम चाइना ही करेगा। तो चाइना ने जो है डीप अंडरग्राउंड एंड अल्ट्रा लो रेडिएशन बैकग्राउंड फैसिलिटी सेटअप की है, जो कि वर्ल्ड का डीपेस्ट लैब होगी एट 2400 मीटर्स। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। साथियों यहाँ पे FDI इनफ्लोज स्टेट वाइज दिया हुआ है, तो हम लोग इसको ऐसे ही देख लेंगे, इसमें MCQ की ज़रूरत नहीं है। तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा FDI इनफ्लोज जो हुए हैं अक्टूबर 2019 से सितंबर 2023 के बीच, तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में हुए हैं, फिर कर्नाटका में हुआ है, फिर गुजरात में हुआ है, फिर तमिलनाडु में हुआ है, फिर हरियाणा में हुआ है, फिर तेलंगाना में हुआ है। ठीक है, कहाँ पे हुआ है? महाराष्ट्र में हुआ है, फिर कहाँ हुआ है? कर्नाटका में आया है, फिर कहाँ आया है? गुजरात में आया है, और फिर कहाँ आया है? तमिलनाडु में आया है। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे? FDI जो है FDI जो है मकर से गुजरता है। ठीक है, मकर रेखा आप जानते हैं ना। ठीक है, या मकर संक्रांति, आप कुछ भी याद रख सकते हैं। तो याद रखिएगा FDI जो है मकर से गुजरता है। ठीक है, मकर से गुजरता है। MA से क्या है? MA से याद रखिएगा महाराष्ट्र है, KAR से कर्नाटका है, GUG से गुजरता है मतलब गुजरात है, और TA से गुजरता है से TA जो होगा लास्ट में वो तमिलनाडु है। ठीक है, महाराष्ट्र FDI क्या है? मकर से गुजरता है। ठीक है, मकर मतलब होगा MH। ठीक है, KAR क्या होगा? कर्नाटका, गुजरता है JUGAR। ठीक है, गुजरता है मतलब गुजरात, और TA लास्ट में क्या है? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। तो ये हम लोग ने शुरुआत के 4 याद कर लिए, अब हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो FDI जो है वो मकर से गुजरता है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये FDI इन्फ्लोज किस टर्म के लिए है, किस पीरियड के लिए है? तो अक्टूबर 2019 से सितंबर 2023 के बीच के FDI इन्फ्लोज हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच एक्टर सिक्योर्ड टॉप स्पॉट इन एनुअल लिस्ट बाय यूके पब्लिकेशन ईस्टर्न आई। तो ईस्टर्न आई जो कि यूके का पब्लिकेशन है, उसमें किस एक्टर ने टॉप स्पॉट सिक्योर किया है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है आमिर खान, सेकंड ऑप्शन है सलमान खान, थर्ड ऑप्शन है शाहरुख खान, और लास्ट ऑप्शन है आपके सामने अक्षय कुमार। ठीक है, इन चारों में से किसने यूके वीकली पब्लिकेशन है ईस्टर्न आई उसकी एनुअल लिस्ट में टॉप किया है? तो साथियों इसका सही आंसर है शाहरुख खान साहब। ठीक है, शाहरुख खान जो पठान और जवान के साथ एकदम बेहतरीन ब्लॉकबस्टर वापसी किए हैं, उसके चलते क्या हुआ है, उनको UN की वीकली यूनाइटेड किंगडम की वीकली पब्लिकेशन है ईस्टर्न आई, उसमें शाहरुख खान ने जो है टॉप स्पॉट हासिल किया है। ठीक है, टॉप स्पॉट हासिल किया है शाहरुख खान साहब ने। ठीक है, कहाँ की ईस्टर्न आई पब्लिकेशन है? तो यूके की है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यूके की है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, व्हेन वॉज सचिन तेंदुलकर न्यू नंबर 10 जर्सी रिटायर्ड। तो सचिन तेंदुलकर साहब की जो नंबर 10 की जर्सी थी, जिस जर्सी को वो पहनते थे उसके पीछे नंबर 10 लिखा रहता था, उसको कब रिटायर किया गया है? ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया है क्योंकि अभी हाल ही में BCCI ने अनाउंस किया था कि जो महेंद्र सिंह धोनी साहब है उनकी जर्सी नंबर 7 को रिटायर कर दिया गया है। मतलब अब कोई भी खिलाड़ी जो है ना ही सचिन तेंदुलकर के नंबर 10 जर्सी को क्लेम कर सकता है, मतलब नंबर 10 को क्लेम कर सकता है, कोई भी खिलाड़ी की टी शर्ट में नंबर 10 नहीं होगा, और किसी भी खिलाड़ी की टी शर्ट पे जर्सी पे नंबर 7 नहीं होगा, कि क्योंकि सचिन तेंदुलकर साहब का था नंबर 10 तो उसको भी रिटायर कर दिया गया था, और महेंद्र सिंह धोनी साहब का है नंबर 7 थाला। ठीक है,
उनको भी रिटायर, मतलब उस नंबर को भी रिटायर कर दिया गया। तो आपको ये बताना है सचिन तेंदुलकर साहब का ये नंबर 10 जर्सी है कब रिटायर की गई थी। ठीक है, थोड़ा सा स्टैटिक पूछने की कोशिश की गई है पूछने की। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 2015, सेकेंड ऑप्शन है 2016, थर्ड ऑप्शन है 2017 और लास्ट ऑप्शन है 2018। तो साथियों इसका सही आंसर है 2017 में सचिन तेंदुलकर साहब की नंबर 10 जर्सी को रिटायर कर दिया गया था और हाल ही में MS धोनी साहब हैं उनकी नंबर 7 जर्सी को रिटायर कर दिया गया है। अब किसी खिलाड़ी की जर्सी में ना नंबर 7 दिखेगा और ना ही नंबर 10 दिखेगा। ठीक है, ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। साथियों हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है बैंकिंग और फाइनेंशियल अफेयर्स से रिलेटेड। तो अगर आप बैंकिंग या इंश्योरेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, बैंकिंग एस्पिरेंट नहीं है, तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो भी करंट अफेयर्स हैं वो बैंकिंग और फाइनेंशियल अफेयर्स से रिलेटेड होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले MCQ की ओर। तो साथियों क्वेश्चन है आपके सामने, विच इंडियन स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड सिग्निफिकेंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज फॉर मैसिव इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹3000 करोड़। तो हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज जो है वो 3000 करोड़ किस स्टेट गवर्नमेंट में इन्वेस्ट करेगी, आपको ये बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र में इन्वेस्ट करेगी, सेकेंड ऑप्शन है कर्नाटका में इन्वेस्ट करेगी, थर्ड ऑप्शन है गुजरात में इन्वेस्ट करेगी या फोर्थ ऑप्शन राजस्थान में इन्वेस्ट करेगी। ठीक है, इन चारों में से किस स्टेट गवर्नमेंट ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज के साथ फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹3000 करोड़। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है गुजरात। ठीक है, गुजरात के राजकोट में ये जो है एरेटेड बेवरेजेस की जो फैसिलिटी है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, ये आएगी। ठीक है, तो हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज ने किसके साथ पार्टनरशिप की है, किसके साथ MOU साइन किया है, तो गुजरात गवर्नमेंट के साथ ये पार्टनरशिप हुई है। कितने करोड़ की, तो 3000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है, स्पेसिफिकली पूछा जाए अगर आपसे तो राजकोट है वो जगह जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जो है एस्टैब्लिश की जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा कोका कोला हम लोग रात में पीते हैं। ठीक है, कोका कोला हम लोग रात में पीते हैं। ठीक है, ये ट्रिक है साथियों। तो कोका कोला से क्या है, हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस, रात से क्या है, तो रात में जो है रात से गुजरात है जहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट किया जाएगा 3000 करोड़ का। कौन करेगा, कोका कोला बेवरेजेस, हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस कहाँ करेगी, तो कोका कोला हम लोग रात में पीते हैं, ऐसे याद रखिएगा। तो रात मतलब गुजरात, तो गुजरात में ये इन्वेस्टमेंट होगा 3000 करोड़ रुपए का। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच 3 एंटिटीज हैव जॉइंट फोर्सेस फॉर सिग्निफिकेंट पार्टनरशिप टू अनवील एन एक्सक्लूसिव को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। तो किन 3 एंटिटीज़ ने आपस में पार्टनरशिप की है एक्सक्लूसिव को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है HDFC बैंक वीज़ा एंड SBI कार्ड्स, सेकेंड ऑप्शन है IDFC फर्स्ट बैंक LIC कार्ड्स एंड मास्टर कार्ड, थर्ड ऑप्शन है एक्सिस बैंक अमेरिकन एक्सप्रेस एंड ICICI बैंक और लास्ट ऑप्शन है आपके सामने पंजाब नेशनल बैंक, रुपए और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है बी, IDFC फर्स्ट बैंक LIC कार्ड और मास्टर कार्ड ने आपस में जो है साझेदारी की है या एक्सक्लूसिव को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की बात की है। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, क्रेडिट कार्ड से मिल। ठीक है, क्रेडिट कार्ड से मिल। ठीक है, क्रेडिट कार्ड से मिलेगा या ऐसे कुछ भी याद रख सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से मिल। ठीक है, क्रेडिट कार्ड से मिल। ठीक है, M से याद रखिएगा मास्टर कार्ड, I से याद रखिएगा IDFC और L से LIC कार्ड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे LIC कार्ड्स हो जाते हैं इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्रेडिट कार्ड से मिल। ठीक है, क्रेडिट कार्ड से मिल, तो ये मिल के क्या करेंगे, एक्सक्लूसिव को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च करेंगे। कौन लॉन्च करेगा, मिल लॉन्च करेंगे। ठीक है, मिल में लॉन्च होगा। ठीक है, मिल से क्या है, M से है मास्टर कार्ड, I से है IDFC फर्स्ट बैंक और L से है LIC। ठीक है, L से है LIC, या तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं क्रेडिट मिली। ठीक है, क्रेडिट मिली। ठीक है, क्रेडिट कार्ड मिली। ठीक है, क्रेडिट कार्ड मिली। M से क्या है, M से वही है मास्टर कार्ड, I से क्या है वही IDFC फर्स्ट बैंक और LI से क्या है पूरा LIC। ठीक है, LI से LIC, तो आपको ऐसे और अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वेंचर्ड इनटू इन्वेस्टमेंट विद कैनपैक ट्रेंड्स बाय प्रोवाइडिंग ₹49 करोड़। ठीक है, तो कैनपैक ट्रेंड्स के साथ किसने पार्टनरशिप की है 49 करोड़ इन्वेस्टमेंट की, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है HDFC बैंक, सेकेंड ऑप्शन है ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया,
थर्ड ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और लास्ट ऑप्शन है आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, तो आपको बताना है इन चारों में से किसने कैनपैक ट्रेंड के साथ पार्टनरशिप की है बाय प्रोवाइडिंग ₹49.99 करोड़। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है एसबीआई। ठीक है, एसबीआई वेंचर्स इनटू पेपर पैकेजिंग विद ₹49.99 करोड़ इन्वेस्टमेंट इनटू कैनपैक ट्रेंड्स। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे, सभी ट्रेंड फॉलो करना चाहते हैं ना, सभी ट्रेंड फॉलो करना चाहते हैं, सभी से याद रखेंगे एसबीआई। ठीक है, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो अब तक आप समझ गए होंगे कि एसबीआई जो है हम लोग किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, सभी बोलने के लिए। ठीक है, सभी। ठीक है, तो हमारा ये जो है निमोनिक है सभी के लिए। ठीक है, तो सभी क्या फॉलो करते हैं, ट्रेंड फॉलो करते हैं। ठीक है, सभी ट्रेंड फॉलो करते हैं। ठीक है, सभी ट्रेंड फॉलो करते हैं, तो ट्रेंड से याद रखिएगा कैनपैक ट्रेंड्स। ठीक है, कैनपैक ट्रेंड्स किस चीज़ के लिए है, तो पेपर पैकेजिंग के लिए। ठीक है, पेपर पैकेजिंग के लिए। ठीक है, अगर आपसे ये पूछेगा एसबीआई ने किसके साथ पार्टनरशिप की है पेपर पैकेजिंग के लिए, तो आपको याद रहेगा सभी क्या फॉलो करते हैं, तो ट्रेंड फॉलो करते हैं। ठीक है, सभी ट्रेंड फॉलो करते हैं, तो ट्रेंड से क्या है, ट्रेंड से है कैनपैक ट्रेंड। ठीक है साथियों, कैनपैक ट्रेंड। आशा करते हैं आपको ये वाली ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज फेडरल बैंक लिमिटेड एज टॉप परफॉर्मर इन 2023 क्लाइमेट असेसमेंट फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अवार्ड फॉर क्लाइमेट रिपोर्टिंग। तो क्लाइमेट रिपोर्टिंग के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने फेडरल बैंक लिमिटेड को टॉप परफॉर्मर जो है रिकॉग्नाइज किया है। ठीक है, क्लाइमेट रिपोर्टिंग के लिए फेडरल बैंक को टॉप परफॉर्मर रिकॉग्नाइज किया गया है, तो किस इंस्टीट्यूशन ने ये रिकॉग्नाइज किया है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सेकेंड ऑप्शन है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, थर्ड ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और लास्ट ऑप्शन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इन चारों में से साथियों सही आंसर है ऑप्शन बी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ही मेंबर है, उन्होंने फेडरल बैंक लिमिटेड को रिकॉग्नाइज किया है एज अ टॉप परफॉर्मर ऑफ 2023 क्लाइमेट असेसमेंट फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अवार्ड फॉर क्लाइमेट रिपोर्टिंग। ठीक है, तो क्लाइमेट रिपोर्टिंग के लिए इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने किसको चुना है, वह फेडरल बैंक लिमिटेड को। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, एफ से ही फेडरल बैंक है और एफ से ही फाइनेंस है। ठीक है, एफ से ही फेडरल बैंक है और एफ से ही फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, एफ से ही फाइनेंस है और एफ से ही फेडरल बैंक। अगर आपसे ये पूछेगा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने किसको चुना है, तो एफ से फाइनेंस है और एफ से ही फेडरल बैंक है, तो फेडरल बैंक को चुना है। अगर आपसे उल्टा पूछे जैसा ये वाला क्वेश्चन है, तो आप याद रखेंगे एफ से ही फेडरल बैंक है और किसने चुना है, एफ से ही चुना है। एफ नहीं चुना है तो एफ से क्या है, फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो कि आर्म है एक वर्ल्ड बैंक ग्रुप की। ठीक है, किस चीज़ के लिए चुना है साथियों, तो क्लाइमेट रिपोर्टिंग के लिए ये असेसमेंट किया गया था, जिसके वजह से ये फेडरल बैंक को रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किस बैंक के साथ बैंक का इंश्योरेंस पार्टनरशिप की है, आपको ये बताना है। विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज़ एंटर्ड इनटू बैंक का इंश्योरेंस पार्टनरशिप विद उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। ठीक है, तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसके साथ बैंक का इंश्योरेंस पार्टनरशिप की है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है HDFC बैंक, सेकेंड ऑप्शन है ICICI लिमिटेड, थर्ड ऑप्शन है एक्सिस बैंक और लास्ट ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो किस बैंक ने ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ बैंक का इंश्योरेंस पार्टनरशिप की है, आपको ये बताना था। तो इसका सही आंसर है ICICI बैंक लिमिटेड। ठीक है, तो ICICI बैंक लिमिटेड और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आपस में बैंक का इंश्योरेंस पार्टनरशिप की है। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, यू, ठीक है, यू भी वॉवल है और जो बैंक होगा वो भी वॉवल में होगा, तो आई। ठीक है, अब ओ से भी एक हो सकता है OPI, ठीक है, ओरिएंटल बैंक, ये सब हो सकता है, पर ध्यान नहीं देना आपको इन सब चीज़ों में। बस आपको ये याद रखना है उज्जीवन से क्या है, ICICI के साथ पार्टनरशिप की है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यू से उज्जीवन और आई से ICICI लिमिटेड। ठीक है, UI, ठीक है, UI, ठीक है, UI। ठीक है साथियों, यू से उज्जीवन और आई से ICICI बैंक। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच बैंक इंट्रोड्यूस द अल्फा वेल्थ प्लान टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर पॉलिसी होल्डर्स एंड देयर फैमिलीज। तो अल्फा वेल्थ प्लान जो है किस बैंक का इंट्रोड्यूस किया हुआ एक प्लान है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेकेंड ऑप्शन है कैनरा बैंक,
थर्ड ऑप्शन है ICICI बैंक और लास्ट ऑप्शन है HDFC बैंक। तो किस बैंक ने लॉन्च किया है अल्फा वेल्थ प्लान, आपको ये बताना है। और इसका सही आंसर है साथियों कैनरा बैंक। तो कैनरा बैंक ने अल्फा वेल्थ प्लान लॉन्च किया है, जो कि एक एक्सटेंसिव फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा पॉलिसी होल्डर्स और उनकी फैमिलीज़ को, ठीक है। तो याद रखिएगा अल्फा वेल्थ प्लान, ठीक है। तो हम लोग आजकल बहुत सुनते हैं ना अल्फा मेल, ठीक है। अल्फा मेल कौन होता है? जो बहुत प्रोटेक्ट करता है, कभी आपका साथ नहीं छोड़ता है, ठीक है, वो अल्फा मेल हो गया, ठीक है। तो याद रखेंगे अल्फा मेल जो होता है वो कभी किनारा नहीं करता है, ठीक है। किनारा से याद रखेंगे कनारा, ठीक है। अल्फा मेल जो होगा वो कभी किनारा नहीं करेगा, किनारा नहीं करेगा। तो याद रखिएगा कैनरा बैंक जो है कैनरा बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है अल्फा वेल्थ प्लान, ठीक है। तो क्या अल्फा क्या नहीं करेगा? अल्फा मेल जो होगा वो कभी किनारा नहीं करेगा और लड़ाई करेगा, डटेगा, ठीक है। किनारा नहीं करेगा, ठीक है, किनारा नहीं करेगा, ठीक है। किनारा से याद रखेंगे कैनरा बैंक ने ये इंट्रोड्यूस किया है क्या? अल्फा वेल्थ प्लान, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आई होगी। साथियों यहाँ पे हमारा 15 और 16 दिसंबर 2023 का डेली करंट अफेयर्स का एनालिसिस समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, जो भी एक्सप्लेनेशन दिए हैं वो आपको समझ में आए होंगे, उनसे आपको क्लैरिटी हुई होगी। जो भी ट्रिक्स दी गई हैं वो आपको मदद करेंगी आपके एग्ज़ाम में। और अगर आपको कुछ भी नहीं अच्छा लगा या कुछ भी आप ऐसा चाहते हैं जो और कुछ इंक्लूड किया जाए, तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। इसी से हमको पता चलेगा कि आपकी क्या नीड है और जो भी हम आपको दे पा रहे हैं क्या वो रेलिवेंट है या नहीं है, ठीक है साथियों। इसी आशा के साथ कि आप लोग जल्दी सफल हो, हम लोग कल फिर मिलेंगे अपने नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।